वर्ल्ड वॉर 1। जर्मनी हार चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, लेकिन उसके जख्म हर कोने में दिख रहे थे। हर शहर उजाड़ था, हर इंसान थका हुआ और हर सपना अधूरा। इसी बर्बादी के बीच एक छोटे से बवेरियन टाउन हर्ज़ोगेनाराच में दो भाई आदी डासलर और रूडी डासलर अपने लिए एक नई दुनिया बसाने का सोच रहे थे। दोनों जंग से जिंदा लौट आए थे। आदी था 18 साल का और रूडी 20। आदी के दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर सोल्जर के जूतों में कंफर्ट ला सकता हूँ तो एथलीट के पैर में रफ्तार भी भर सकता हूँ। इसी जुनून के साथ वो बैटलफील्ड के बाद बची हुई यूनिफॉर्म्स और लेदर स्क्रैप्स को ढूंढता, जोड़ता, संभालता, कचरे से अपना सपना तैयार कर रहा था। एक ऐसा शूज जो हल्का हो, मजबूत हो और हर रेस में जीत दिलाए। इस वक्त जर्मनी में बिजली भी रेशन में मिलती थी, पर आडी ने साइकिल चला के पावर जनरेट कर ली। जहां लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, आडी ने एक वॉशरूम को फैक्ट्री बना दिया। वहीं से शुरू हुआ डासलर ब्रदर्स शूज का ड्रीम रन और फिनिश लाइन पे थी पूरी दुनिया। 1924 में रूडी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और आडी के साथ मिल गया। एक मैकेनिक, दूसरा सेल्समैन, एक ड्रीमर, दूसरा डीलर। ये जोड़ी कमाल कर गई। जर्मनी के एथलीट्स ने इनके बनाए जूतों को सिर पे चढ़ाया और फिर आई 1936 की बर्लिन ओलंपिक्स। हिटलर चाहता था कि आर्यन एथलीट्स दुनिया में छा जाए, पर आडी ने कुछ और ही कर दिया। उसने जेसी ओवेंस, एक ब्लैक अमेरिकन एथलीट को डासलर शूज पहनाए और वो 4 गोल्ड मेडल्स ले आया। हिटलर का आर्यन सुप्रीमेसी का सपना वहीं छिन गया, पर आडी के शूज दुनिया भर में मशहूर हो गए। वक्त बदल रहा था, पर घर में कुछ और ही बदल रहा था। रूडी को लगने लगा आडी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। फैमिली बिजनेस अब फैमिली दुश्मनी बन रहा था। फिर आई वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया और पूरा जर्मनी जंग में चला गया। डासलर फैक्ट्री भी अब मिलिट्री आइटम्स बनाने लगी। रूडी को ईस्टर्न फ्रंट भेज दिया गया। आडी को फैक्ट्री चलाने के लिए छोड़ दिया गया। इसी बीच आई वो रात जिसने भाइयों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। बॉम्बिंग हो रही थी, सब बॉम्ब शेल्टर में दौड़ रहे थे और आडी ने कहा, "Here come the bastards again." वो बात एलाइड बॉम्बर्स के लिए बोली गई थी, पर रूडी ने समझा ये तो मेरे लिए कहा गया है। उसी रात से दोनों भाई ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। रूडी को लगा आडी उससे गेम में हर बार एक कदम आगे है। उसने आडी को ट्रीसन के लिए रिपोर्ट तक कर दिया, पर कुछ नहीं हुआ। आडी ने छुप छुप के लेदर संभाल रखा था ताकि जंग के बाद बिजनेस दोबारा शुरू कर सके। रूडी ने भी ये किया, पर देर हो चुकी थी। वक्त ने दोनों को पीटा, मगर रूडी को गेस्टापो ने उठा लिया। वो लगभग डैकाउ कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाने वाला था, पर एलाइड आर्मी ने बचा लिया। आडी और रूडी दोनों के ऊपर नाजिज्म के इल्जाम लगे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। आडी ने कहा रूडी वेफन एसएस का मेंबर था। रूडी ने कहा आडी हिटलर यूथ का हिस्सा था, पर आडी बच गया। एक हाफ ज्यूइश मेयर ने गवाही दी। आडी ने उसे गेस्टापो रेड से बचाया था। जेसी ओवेंस का नाम भी उसका सेवियर बन गया। रूडी को जेल भेज दिया गया, पर 1948 में वो छूट गया और इसी साल हुआ डासलर ब्रदर्स का ऑफिशियल ब्रेकअप। एक रात, एक टेबल और एक कागज। मटेरियल बढ़ गया, वर्कर्स बढ़ गए। रिवर ओराच के 2 किनारे, एक में एडिडास, दूसरे में पूमा। आडी ने मार्केटिंग छोड़ दी, पर इनोवेशन ले गया। रूडी ने सेल्समैन अपने पास रखे, पर क्राफ्ट्समैनशिप नहीं ले जा सका। पूमा 1948 में पैदा हुआ, एडिडास 1949 में। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि आडी ने 3 स्ट्राइप्स का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया था, सिर्फ 1500 यूरो और 2 बॉटल्स विस्की में। और आज वो स्ट्राइप्स दुनिया की सबसे फेमस आइडेंटिटी बन चुकी है। जब आडी ने एडिडास बनाया तो उसका फोकस सिर्फ एक चीज पे था, परफेक्शन। हर स्पाइक, हर लेस, हर सोल, सब कुछ एथलीट के लिए डिजाइन होता था। और फिर आई 1954 की वर्ल्ड कप। जर्मनी जीत गया, लेकिन असली जीत आडी की थी, क्योंकि जर्मनी के प्लेयर्स के पैरों में थे एडिडास के जूते। आडी ना सिर्फ टीम के साथ बेंच पर बैठा करता था, बल्कि हर प्लेयर की जरूरत को समझता, सुनता और उसके लिए कस्टमाइज्ड जूते बनाता। ये डेडिकेशन था, ये ऑब्सेशन था, और ये ऑब्सेशन ने बना दिया एडिडास को द फुटबॉल ब्रांड। उधर रूडी भी चुप नहीं बैठा था। उसने भी अपनी कंपनी बनाई, पूमा। लेकिन पूमा की रेस स्लो थी। एडिडास हर दिन 4 गुना ज्यादा जूते बनाता था। पूमा के पास यूएसपीओ था, लेकिन एडिडास के पास पूरी नेशनल टीम थी। आडी आगे था, बहुत आगे, और रूडी का गुस्सा, उसकी जलन, वो सिर्फ बिजनेस नहीं थी, वो पर्सनल थी। 1950 से 1970s तक की पीरियड को एक नाम मिला, द स्नीकर वॉर्स। ये बिजनेस नहीं, रिवेंज का प्लेटफॉर्म बन गया। एडिडास कोई नया मॉडल लॉन्च करता, पूमा उस पर केस फाइल करता। पूमा कोई नई टेक्नोलॉजी लाए, एडिडास उसे बैन करवाने की लॉबिंग करता। ये सिर्फ जूते नहीं थे, ये मिसाइल थे। हर स्पाइक एक तीर, हर लेस एक रस्सी थी जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खींची जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल अटैक तब हुआ जब गेम में आए दूसरे जनरेशन के प्लेयर्स। हॉर्स्ट डासलर, आदी का बेटा,
और आर्मिन डासलर, रूडी का बेटा। दोनों कजिन, दोनों नए, दोनों एम्बिशियस। 1956 ओलंपिक्स में दोनों मिले, दोनों ने बात की। लगता था कि ये नया दौर शायद सुलह ला सकता था, लेकिन फिर आई पेले पैक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार पेले। दोनों कंपनीज के रेडार पे था। दोनों ने डिसाइड किया किसी भी हाल में पेले को साइन नहीं करेंगे ताकि बिडिंग वॉर ना हो। लेकिन जब पेले खुद पूमा के पास आया, आमिन ने पेले पैक्ट का गला घोंट दिया। डील साइन हो गई और फिर आई वो आइकॉनिक मोमेंट। 1970 वर्ल्ड कप के एक मैच से पहले रेफरी से बोला गया, रुको जरा, पेले का शूलेस खुल गया है। पूरा स्टेडियम, पूरी दुनिया, कैमरामैन सिर्फ एक जगह फोकस हुए, पेले के पैरों पे, और वहाँ चमक रहे थे पूमा किंग्स। गेम तो ब्राजील जीत गया, लेकिन मैच पूमा जीत गया। हर्ज़ोगिनोराच अब एक नॉर्मल शहर नहीं था, अब ये द टाउन ऑफ बेंट नेक्स बन चुका था। क्यों? क्योंकि लोग पहले पैर देखते थे एडिडास पहना है या पूमा। ये जंग सड़कों पे थी, स्कूल्स में थी, बार्बर शॉप्स में थी, फुटबॉल ग्राउंड्स में थी। अगर तुम्हारे पिताजी एडिडास में काम करते थे तो तुम्हारा दोस्त सिर्फ एडिडास फैमिली का बच्चा हो सकता था। एक बार कुछ पेंटर्स पूमा के फैक्ट्री में एडिडास पहन के पहुंच गए। फैक्ट्री मैनेजर ने काम बंद करवा दिया, बोला पहले पूमा पहनो तब काम शुरू होगा। अगले महीने वही पेंटर्स एडिडास के फैक्ट्री में गए, पूमा पहन के। वही सीन रिपीट। ये शहर बर्लिन से ज्यादा डिवाइडेड था। रिवर ऑराच सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये एक लक्ष्मण रेखा थी, और इसी डिवाइड के बीच पल रहा था एक लड़का, लोथर मैथहाउस, जर्मन फुटबॉल का लेजेंड। लेकिन उसके पैर का डिसीजन उसके टैलेंट ने नहीं, उसके पिताजी के लॉयल्टी ने किया। उनके पिताजी पूमा फैक्ट्री में जैनिटर थे, तो लोथर कभी एडिडास वाले क्लब में नहीं जा सकता था। चाहे दूसरा क्लब बेटर हो, चाहे उसका करियर बना दे, लॉयल्टी सबसे पहले थी। 70s के दौर में एक और रेवोल्यूशन आया। लोगों ने हेल्थ को सीरियस लेना शुरू किया। रनिंग शूज, वर्कआउट गियर, फिटनेस एक्सेसरीज, सब कुछ चाहिए था, और ये बिजनेस का एक नया बैटलफील्ड बन गया। हॉर्स्ट और आमिन दोनों विजनरीज थे। दोनों ने इस वेव को पहचाना, और एडिडास पूमा दोनों ने फिटनेस इंडस्ट्री में घुस के अपना एम्पायर बिल्ड किया। रूडी 1974 में चले गए। आमिन ने पूमा को IPO तक ले गया। 1986 में शेयर्स बेच दिए गए। आरडी 1978 में गए। हॉर्स्ट ने एडिडास को अंपायर बनाया, लेकिन 1987 में वो भी चले गए। एडिडास पब्लिक हो गया 1995 में। फैमिली का कंट्रोल चला गया, लेकिन लेगेसी जिंदा रही। आज भी हर्ज़ोगिनोराच में एडिडास और पूमा के हेडक्वार्टर्स हैं। आज भी लोगों में लॉयल्टी है, लेकिन अब एडिडास वाले पूमा में काम कर लेते हैं और पूमा वाले एडिडास में शिफ्ट हो जाते हैं। वो पुरानी जिद, वो पुरानी दुश्मनी अब सिर्फ कहानी बन गई है। एडिडास और पूमा की ये जंग सिर्फ दो कंपनीज की कहानी नहीं है, ये बताती है कि कंपटीशन से ग्रेटनेस कैसे निकलती है। ये कहानी है कि कैसे एक रिश्ते का टूटता हुआ धागा दुनिया के स्पोर्ट्स को शेप दे सकता है। आज नाइकी हो या अंडर आर्मर, सब इस कहानी के इम्पैक्ट से इंस्पायर हुए हैं। लेकिन असली सवाल ये है, अगर आरडी और रूडी कभी नहीं टूटते तो क्या एडिडास और पूमा कभी इतने बड़े बनते? कभी कभी दुश्मनी भी जरूरी होती है। एडिडास और पूमा दुनिया के सबसे बड़े राइवल्स, लेकिन दोनों का डीएनए एक ही घर से आया था, और आज भी हर एक शूलेस में, हर एक स्ट्राइप में उन्हीं भाइयों का खून दौड़ता है। अगर आपको भी ये कहानी पावरफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए आप एडिडास वाले हो या पूमा वाले, और ऐसे ही असली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए सोशियोस्कोप इंडिया को, जहां हर वीडियो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स भी लाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्चाई के साथ। जब तक मिलते हैं, याद रखना, कभी कभी एक टूटना सब कुछ बना देता है।